अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे। मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके हम लोग लेके चल रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डायमेंशन निकालना सीखी थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, और डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था कि डायमेंशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है और हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन किस तरह से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इस और इससे अगली वीडियो के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, वो जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एक टूल सीखा था ना, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मतलब डायमेंशन निकालना तो आपने सीख लिया, अब उसको आपने इस्तेमाल कहाँ करना है, मतलब उसका फ़ायदा क्या है हमें। मतलब ऐसे तो नहीं सीखा होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी ना, तो उसका फ़ायदा क्या है वो बेसिकली हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो डायमेंशन निकालने वाला पार्ट है ना, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि आपको इसकी एप्लीकेशंस भरपूर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर नहीं देखा हुआ तो इससे प्रीवियस लेक्चर सिंपल जाके टाइप करना मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन 02 भाई बिलाल ज़िया, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात देखी थी और लास्ट टाइम हमने ये बात सीखी थी कि आपके पास कोई भी जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स रिप्रेजेंट करने का नाम बेसिकली क्या होता है, डायमेंशन होता है। कोई भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास वर्क डन है। अब वर्क डन हमारे पास एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे वर्क डन की डायमेंशन मालूम करनी थी तो हमने ये देखा था कि वर्क डन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। फिर हमने ये देखा था कि फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है जनाब MLT-2 और डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, L। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला के जो वर्क डन की डायमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है, ML²T-2। ठीक है भैया, ये हमने चीज़ पढ़ी थी कि ये वर्क डन की डायमेंशन है, यानी कि वर्क डन मास, लेंथ और टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था कि कैसे आपकी कोई भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, जो कि 7 हमारे बेस यूनिट्स थे, याद है ना। ठीक है, अब डायमेंशनल एनालिसिस की हमारे पास ना बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन जो हमने डायमेंशन निकालते वक्त ही सीखी थी वो ये थी कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ना आप फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर बता सकते हो। याद है हमने वहाँ देखा था टॉर्क और वर्क डन और एनर्जी, इन सब की डायमेंशन कैसी आ रही थी, एक जैसी आ रही थी। ठीक है, तो डायमेंशन एक जैसी आ रही थी, इसका मतलब ये था कि ये सेम बेस यूनिट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या ये सेम बेस यूनिट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, आज हमने इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 देखनी है। इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। फिर एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। फिर एप्लीकेशन नंबर 4 आएगी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन आपकी डायमेंशनल एनालिसिस की है। एक एक दो सवाल साथ में करा दूंगा जो आपके पास पेपर में आए हुए, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नोट्स बनाना शुरू कर दो, कोई भी उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो उसको छोड़ दो। ठीक है, चलो अब देखो ज़रा यहाँ पे, अब हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस की ये वाली एप्लीकेशन सीखने से पहले एक दो बेसिक बातें जानना ज़रूरी हैं। क्या भाई, एक बात, पहली बात जो हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास L + अल्फ़ा लिखा हुआ है, L से मुराद अगर मेरे पास लेंथ है, ये लेंथ की डायमेंशन है अगर मेरे पास, और इसमें अल्फ़ा कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो याद रखना अल्फ़ा की डायमेंशन भी L ही होगी। क्या मतलब, एक जैसी डायमेंशन ही आपस में ऐड हो सकती हैं, एक जैसी डायमेंशन ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मतलब अगर L डायमेंशन में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो लाजमी बात है इसका डायमेंशन भी L होगा। या अगर मेरे पास फोर्स की डायमेंशन है ना MLT-1, इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं बीटा, और आपको बोला जाए जनाब बीटा की डायमेंशन बताइए, तो आप बोलोगे चूंकि ये फोर्स में ऐड हो रहा है या ये जिस डायमेंशन में ऐड हो रहा है यही सेम डायमेंशन बीटा की होगी। जैसे जब हम मैट्रिसेस पढ़ा करते थे तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में उसी वक्त ऐड होता था जब दोनों का ऑर्डर कैसा था, सेम होता था। तो सेम
यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो पहला रूल आपने क्या लिख लेना है, एक जैसी डायमेंशन आपस में ऐड होंगी, एक जैसी डायमेंशन आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। मतलब देखो समझो, अगर यहाँ लिखा हुआ है ना f माइनस बीटा, फोर्स में से बीटा नाम की कोई चीज़ माइनस हो रही है, तो ये बात लाजमी है कि बीटा इटसेल्फ एक अदद क्या होगी, फोर्स होगी, क्योंकि डायमेंशन में से सिमिलर नेचर की डायमेंशन ही माइनस की जा सकती है। यानी कि MLT माइनस 1 फोर्स की डायमेंशन, इसमें से कोई चीज़ गामा माइनस हो रही है, तो अल्टीमेटली बच्चे याद रखना ये गामा भी क्या होगा, MLT माइनस 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि डायमेंशन से सिमिलर डायमेंशन ही ऐड होंगी और सिमिलर डायमेंशन ही क्या होंगी, माइनस हो रही होंगी। जो डिससिमिलर डायमेंशन है वो ऐड नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन याद आ रही होगी ना, जो हमने पढ़ी थी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या थी, LT माइनस 1। आपको बोला जाए इसमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन ऐड करो, आप बोलोगे जनाब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। LT माइनस 1 में LT माइनस 2 ऐड नहीं हो सकता, LT माइनस 1 में LT माइनस 1 ऐड होगा, या LT माइनस 2 में LT माइनस 2 ऐड होगा। क्लियर हो गया जनाब? ठीक है, पहली चीज़ तो ये याद रखना कि सिमिलर नेचर की डायमेंशंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैंगी। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। LT माइनस 1 ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, ये डिस्टेंस की डायमेंशन है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो ये बन जाएगा L² T-1। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बस ये प्लस या माइनस के तहत ये असूल हमारा चलता है। ठीक है, कि आपके पास एक जैसी नेचर की डायमेंशन ऐड होंगी या एक जैसी नेचर की डायमेंशन आपके पास क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग, देखो एक और चीज़ अगर आपके पास लिखा हुआ है LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, ये देखो ये भी LT माइनस 1 है, ये भी LT माइनस 1 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बनना चाहिए, 2LT माइनस 1 बनना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ी थी कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं, दे आर डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1। गोया आपने ये सीखा अगर एक जैसी मल्टीपल डायमेंशंस ऐड होंगी तो आपने एक ही बार लिखना है। क्यों भाई, अगर मिसाल के तौर पे फोर्स की डायमेंशन आप 3 बार ऐड कर भी दो तो क्या बनेगा, 3 × MLT माइनस 1। तो जो 3 है तो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक जैसी डायमेंशन ऐड होंगी, एक जैसी डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होंगी। एक जैसी कितनी भी डायमेंशन ऐड हो या एक जैसी कितनी भी डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो, आंसर में वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। सेट है, एक जैसी डायमेंशन कितनी भी बार ऐड हो, एक जैसी डायमेंशन कितनी भी बार सब्ट्रैक्ट हो, आंसर में वो एक ही बार लिखी जा रही होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जनाबे वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन भी समझ सकते हैं अब ज़रा। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, एक बोर्ड के MCQ में भी आया हुआ था, फिर हमारे सिंध बोर्ड में भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है जनाब, α/T², आपको फिर सिंध बोर्ड का एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ठीक है, FV प्लस β/x²। ठीक है, इसमें आपको कहा जा रहा है अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी। अब मज़ेदार बात यह कि सिंध बोर्ड में इस जैसा एक क्वेश्चन गिवन है, और ये क्वेश्चन और इस जैसे अभी 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा, वो मैंने एज इट इज़ पास्ट जो ECAT MDCAT के पेपर हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किए हुए। ठीक है, तो आपका काम बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, अब देखते चलो ज़रा, आपको अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है, और साथ आपको बताया हुआ है T से मुराद टाइम है, F से मुराद फोर्स है, V से मुराद वेलोसिटी है, X से मुराद डिस्टेंस है, X से मुराद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मुझे सबसे पहले तो F और V की डायमेंशन निकालो। देखो F × V की डायमेंशन निकालनी है। F से मुराद फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2, यही होती है। ठीक है, MLT माइनस 2 होती है। अगर पहले भी कहीं MLT माइनस 1 लिखी हुई है तो वो देख लेना, MLT माइनस 2 होती है। क्यों? क्योंकि भाई F इक्वल्स MA होता है ना, M की डायमेंशन क्या है और A की डायमेंशन क्या है, LT माइनस 2, मिला के क्या बन जाएगी, MLT माइनस 2। ठीक है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो इसे, M एज इट इज़, L × L L²,
टी माइनस थ्री, भाई बेसिस सेम है ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 -1 क्या हो जाएगा -3। ये हो रही है जनाब एफ इंटू वी की डायमेंशन, ये आ गई। अब इसमें ये वाली चीज़ ऐड हो रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, इस पूरी चीज़ की डायमेंशन एफ इंटू वी के बराबर ही होगी? बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं लिख दिया यहाँ पे बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस पूरी चीज़ की डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये क्या है? लेंथ है, सवाल में लिखा हुआ है। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल, और ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया, तो ये बन जाएगा जनाब एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। एल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि बीटा की डायमेंशन आपके पास आती है एम इंटू एल की पावर 4 टी की पावर -3। ये डायमेंशन हमारे पास किसकी आई है जनाब? बीटा की डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर ली। ये बीटा की डायमेंशन आ गई, यहाँ पुट कर सकते हैं, राइट है। अब देखो एफ इंटू वी की डायमेंशन ये रही, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन भी यही है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इस पूरी चीज़ की डायमेंशन तो यही है ना। ऐड करेंगे इन दोनों को तो एक बार यही लिखा मिलेगा, हाँ या ना भाई? इसकी डायमेंशन यही है एफ इंटू वी की, इस पूरी चीज़ की भी डायमेंशन यही है। इस डायमेंशन को इस डायमेंशन में जोड़ेंगे, यही डायमेंशन एक बार मिल जाएगी जो अभी बात की थी। तो मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो भी इसी के बराबर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। यही बन गया डायमेंशन। अब टाइम है, स्क्वायर फॉर्मूले का आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये वहाँ चला जाएगा। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 2। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर -3 + 2 कितना होता है? -1। ये डायमेंशन आ गई जनाब हमारे पास अल्फ़ा की, एम एल स्क्वायर टी -1, बीटा की एम एल 4 टी पावर -3। समझ आ गई? हमने बेसिक रूल्स यूज़ किए हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एफ इंटू वी की डायमेंशन निकाल ली, एफ इंटू वी में ये चीज़ ऐड हो रही थी, तो इस पूरी चीज़ की डायमेंशन एफ इंटू वी की डायमेंशन के बराबर होगी। वहाँ से आपने बीटा की डायमेंशन निकाल ली। फिर ये जो पूरी चीज़ है इसको इसमें ऐड करेंगे, भाई ये डायमेंशन, इसकी भी ये डायमेंशन ऐड करेंगे, ये डायमेंशन एक बार आएगी, तो अल्फ़ा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन इसके बराबर हो गई। इक्वेट किया और वहाँ से हमने अल्फ़ा की डायमेंशन मालूम कर ली। आसान सा क्वेश्चन था, पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी जिस साल आया था उस साल ये मतलब बहुत एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के तौर पे काउंट हुआ था। आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर भी ए और बी की डायमेंशन मालूम करके बतानी है। अब देखो ये आपने, इसने आपको बताया हुआ है लिख के कि इसमें किससे क्या मुराद है, ठीक है। अब ये जो आपके पास पहली चीज़ लिखी हुई है पी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, पी से क्या मुराद है? प्रेशर। वी से मुराद यहाँ वॉल्यूम है। अब प्रेशर में से ये ए अपॉन वी स्क्वायर जनाबे वाला माइनस किया जा रहा है। एक ही जैसी डायमेंशन ऐड हो सकती हैं, एक ही जैसी डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा ये भी प्रेशर वाला ही होगा। ऐसे ही बात है ना भाई? देखो ये अगर प्रेशर है तो ये पूरी चीज़ भी क्या होगी? प्रेशर होगी। ज़रा प्रेशर की डायमेंशन निकालिए। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी -2 अपॉन में एरिया की डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर। एक एल से एक एल मर गया, एल ऊपर जाएगा, एम इंटू एल -1, ये एल ऊपर गया, और टी -2। सेट है जनाब? अब इस पूरी चीज़ का डायमेंशन भी प्रेशर की डायमेंशन के बराबर है, तभी तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये चीज़, ठीक है। अब ए अपॉन वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम एल -1 टी -2। ये क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है जनाबे वाला? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक लेंथ की डायमेंशन एल, ब्रेथ की डायमेंशन एल, हाइट की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? एल। मल्टीप्लाई किया क्या बना? एल क्यूब। यहाँ ले आओ, ए अपॉन एल क्यूब, और ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ रहा है, ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है, एम इंटू एल -1 टी -2। ये हो जाएगा एल पावर 6, इधर भेज दो इसको, ये बन जाएगा m इंटू जनाब l -1 t -2 मल्टीप्लाई बाय l की पावर 6, ठीक है जनाब। सिंप्लीफाई कर लो, -1 + 6 + 5 आ गया, t -2। ये हमारे पास a की डायमेंशन मालूम कर ली।
समझ आ रही है? एक ही चीज़ सीखी है, उसी को बार बार अप्लाई कर रहे हैं। m इंटू एल पावर 5 t की पावर -2। अब बीटा की डायमेंशन करनी है, सॉरी बी की डायमेंशन निकालनी है। बी किसके साथ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है जनाब v माइनस बी। सिंपल है। v क्या चीज़ है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम में से b माइनस हो रहा है, इसका मतलब b का डायमेंशन वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। बस सिंपल हो गया भाई। b का डायमेंशन कौन सा होगा? जो वॉल्यूम वाला होगा। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? l क्यूब। यानी कि आप इसको l क्यूब को ऐसे भी तो लिख सकते हो, m पावर 0 l क्यूब और t की पावर 0। ये लिखना सिखाया था ना, पावर 0 का कॉन्सेप्ट जो होता है। तो ये हमारे पास b की डायमेंशन आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या है? a का डायमेंशन m पावर 1 l पावर 5 t पावर -2, b का डायमेंशन m पावर 0 l क्यूब और t पावर 0। सेट हो गया जनाब ये। अब देखिए जनाब, ये हमारे पास दो और क्वेश्चन है। ये देखो, v से मुराद यहाँ वेलोसिटी है, t से मुराद टाइम है। ये सब सवाल में लिखा मिलेगा। f इज फोर्स, t इज टाइम। ठीक है। अब देखो भाई, v की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है? l t पावर -1। अब a और bt इनको ऐड करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए? ये वेलोसिटी के बराबर। ऐसे ही है। इसका मतलब मैं कहूँगा a की डायमेंशन भी वही होगी जो कौन सी होगी? वेलोसिटी की डायमेंशन। क्यों भाई? अगर इसकी डायमेंशन वेलोसिटी वाली होगी और इस पूरी चीज़ की डायमेंशन वेलोसिटी वाली होगी, तभी तो ऐड करेंगे तो डायमेंशन वेलोसिटी वाली आएगी। हाँ या ना? सही है। तो a की डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी, यानी कि l t पावर -1। b इंटू टी की डायमेंशन भी वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। क्यों? वेलोसिटी की डायमेंशन में जमा होगी तभी तो वेलोसिटी आएगी। ठीक है। तो ये भी वही होगी, l t पावर -1। तो b और t का डायमेंशन क्या होता है? t l t पावर -1। ये t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि l t पावर -1 डिवाइडेड बाय t। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? l t पावर -2। हो गया जनाब। a की डायमेंशन भी आ गई और b की डायमेंशन भी आ गई। याद आ रही है? अब डायमेंशनल एनालिसिस का फ़ायदा देख रहे हो? आपको अभी a और b पता नहीं है कि क्या होता है, लेकिन आपने यहाँ से प्रिडिक्ट कर दिया कि वो क्या हो सकता है। a आपको पता चल रहा है a से मुराद कोई वेलोसिटी है, b से मुराद कोई एक्सेलरेशन है। समझ आ रही है? थोड़ी आगे की बात है ये। देखो, आपको भी ये इक्वेशन है, आपको नहीं पता a क्या है b क्या है, लेकिन आपने डायमेंशनल टूल्स के थ्रू प्रिडिक्ट कर दिया कि a कोई वेलोसिटी है और b कोई क्या है? एक्सेलरेशन है। अब याद करो ये वाली इक्वेशन और ये जो आपने अपनी क्लास 10 में इक्वेशन पढ़ी थी, vf इक्वल्स वी आई प्लस ए इंटू टी। याद आ रहा है? a क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास ना डायमेंशन का फ़ायदा है कि आपने यहीं से डायरेक्टली मालूम कर लिया था कि a कोई वेलोसिटी होगी और b कोई क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। तो मैं वैसे ही बता दिया। अब यहाँ भी देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। अब राइट साइड पे देखो ये क्या है? at प्लस बी टी स्क्वायर। ऐसे ही है ना? इसका मतलब at की डायमेंशन इटसेल्फ फोर्स के बराबर होगी। सर ये आपको कैसे पता चल रहा है? देखो भाई, इस चीज़ का डायमेंशन फोर्स होगा, इस चीज़ का डायमेंशन फोर्स होगा, फोर्स का फोर्स में डायमेंशन ऐड होगा तभी तो फोर्स मिलेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर यहाँ लिखा होता ना f इंटू वी, तो मैं कहता इस चीज़ का डायमेंशन f इंटू वी के बराबर होगा, इसका डायमेंशन भी f इंटू वी के बराबर होगा, f इंटू वी का डायमेंशन f इंटू वी के डायमेंशन में जमा होगा तो f इंटू वी का डायमेंशन मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ क्या लिखा है? फोर्स। तो a इंटू टी किसके बराबर है? फोर्स के डायमेंशन के बराबर है। t की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T। mlt-2 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड mlt-2 डिवाइडेड बाई t। ऊपर जाएगा t की पावर -1, तो t पावर -2 और t पावर -1, ये बन जाएगा mlt-3। सेट है? अब ये जो पूरी चीज़ है ये भी जनाबे वाला हमारे पास फोर्स की डायमेंशन के बराबर है, क्योंकि ये और ये एक जैसी डायमेंशन होगी तभी ये क्या होंगे? जमा होंगे, वरना तो जमा ही नहीं हो सकते थे। तो ये mlt-2 हो गया। अब ये t स्क्वायर, क्योंकि t की डायमेंशन t है, ऊपर स्क्वायर आ गया। mlt-2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, यानी कि b की डायमेंशन हो जाएगी mlt की पावर -4। तो जनाब दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ और रूल्स देखते हैं। अब जनाब देखिए, हमारे पास जो रूल नंबर 2 है, पहला रूल तो हमने ये देख लिया ना कि एक जैसी डायमेंशन ही आपस में ऐड हो सकती हैं, एक जैसी डायमेंशन ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब दूसरा रूल ये है,
आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ी थी कि जो भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं दे आर डायमेंशनलेस। इसी तरह से हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये थीटा खुद, इसी तरह ई, इसी तरह लॉग बेस ई कोई भी वैल्यू आती रहे, इसी तरह से पाए, ये सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं। इन सब की डायमेंशन क्या होती है जनाब? 1 के बराबर होती है। अब इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक सवाल पास पेपर के अंदर आया हुआ है। वो एक सवाल जो पास पेपर में आया हुआ है उसको देख लेते हैं। हमें सवाल ये दिया हुआ है अल्फ़ा इक्वल्स एफ अपॉन वी स्क्वायर इंटू साइन बीटा टी। अब देखो भाई साहब, हमें क्या पता है? हमें ये बात पता है कि जो बीटा इंटू टी है भाई ये थीटा की जगह लिखा हुआ है ना। ओ भाई साहब, साइन के आगे जो कुछ आता है यहाँ पे वो थीटा ही तो होता है, और क्या होता है? साइन थीटा है ना फंक्शन, साइन का आर्ग्यूमेंट होता है। इसका मतलब इस पूरी चीज़ की डायमेंशन क्या होगी? 1। क्यों? थीटा डायमेंशन लेस है। क्या डायमेंशन होती है? 1। थीटा की डायमेंशन 1 क्यों होती है? फॉर्मूला याद है ना, हमने प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। जब कभी भी बॉडी दायरे में घूम रही होती है तो यहाँ अगर बॉडी थी, अब यहाँ आ गई, सेंटर पे एंगल बना रही है, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, एस इक्वल्स आर थीटा। आर से मुराद रेडियस है, एस से मुराद जो इसने आर्क लेंथ कवर करी है। तो थीटा विल बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो थीटा विल बी डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये जो थीटा है ये डायमेंशन लेस है, 1 के बराबर है। तो मैंने कहा बीटा मल्टीप्लाई बाय द डायमेंशन ऑफ टाइम शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि बीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू टी इनवर्स। तो ये जनाब हमने बीटा की डायमेंशन मालूम कर ली इस रूल के तहत। अब आपको एक और बात पता है, और वो एक और बात क्या है कि जो पूरा साइन का फंक्शन है, इस पूरे साइन के फंक्शन की डायमेंशन भी क्या है? 1 लिखा हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, दे ऑल आर डायमेंशनलेस। इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन वही होगा जो एफ अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो मालूम कर लो एफ अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन। वी से मुराद यहाँ वेलोसिटी है, एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन mlt-2। सर हमें कैसे पता चलेगा ये वॉल्यूम है या वेलोसिटी है? सवाल में लिख के दिया जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर आ जाएगा। क्या बना ऊपर? mlt-2 ऊपर आ गया एज इट इज़, नीचे क्या हो जाएगा? l स्क्वायर t की पावर -2। स्क्वायर इस पर भी आया, स्क्वायर इस पर भी आया, तो ये बन गया। एक l से एक l चला गया, t पावर -2 से t पावर -2 क्या हो गया? चला गया। l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 और t तो बचा ही नहीं है, तो t की पावर 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा इज m इंटू एल की पावर -1 t की पावर 0। तो ये हमारे पास एक सवाल था आया हुआ, ठीक है। इसी तरह बीटा का डायमेंशन भी आप ऐसे लिख सकते हो, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। ये सब लिखना सिखाया था ना भाई साहब, ठीक है। अब देखो ये पूरी तमहीद मैंने बना दी। अब इस पूरी तमहीद के बाद देखो जो हमारे सिंध बोर्ड में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब एक सिंपल सा ना क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 10 सिंध बोर्ड की जो अभी करंट किताब चल रही है, जिसका PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसमें पेज नंबर है 10 और क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। अब देखो इतना कुछ जो है ना वो करना पड़ता है ताकि किसी भी किस्म के क्वेश्चन आए ना तो वो किए जा सके, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके पास इक्वेशन है S इक्वल C इंटू टी क्यूब। सिंटेक्स बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10 सेट है। ये आपने मालूम करना है, इसमें अब C का वैल्यू मालूम करना है, C का डायमेंशन आपने मालूम करना है, ठीक है। S डिस्टेंस है और T आपके पास क्या है? टाइम है। कोई टेंशन नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा? L। C अब मालूम करना है, T के लिए कैपिटल T आ गया, क्यूब फॉर्मूले का आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड L अपॉन टी क्यूब, यानी कि दिस विल बी L इंटू टी की पावर -3। समझ आ गई जनाब? ये अब ये हमारा MCQ पूछा गया है और किताब में भी गिवन है, ठीक है। तो ये इस तरह से करना था जनाब, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जनाब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस का हमारा फ़ायदा है ना, जो हम एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। देखो डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम करते क्या हैं या डायमेंशन के ज़रिए हम करते क्या हैं?
डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप ये बता सकते हो कि जो इक्वेशन फॉर्मुलेट हुई है वो करेक्ट है या नहीं है, जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो सही है या नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी इक्वेशंस हैं फिज़िक्स के अंदर वो सब डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो अगर कल कला को कोई नई इक्वेशन डिस्कवर की जाती है और उसे चेक करना हो कि आया ये इक्वेशन ठीक है या गलत है, तो इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं। देखो मिसाल के तौर पे आपको दो इक्वेशन दी जा रही हैं, F इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक इक्वेशन दे दी, F इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर दूसरी इक्वेशन दे दी। आपको कहा जा रहा है देखो अभी हमें नहीं पता कि यार ये इक्वेशन सही है गलत है। हालांकि हम में से अक्सर लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो नहीं होता, लेकिन हमें नहीं पता, मतलब ऐसे समझ लो फिलहाल ये हमारे लिए ये भी अननोन है, ये भी अननोन इक्वेशन है। आपको कहा जा रहा है डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए आप साबित करो कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है कौन सी गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। चेक करते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस ये कहता है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की जो टोटल डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की टोटल डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलो इससे समझते हैं, पहले ज़रा इसको करते हैं। इसमें आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे एफ लिखा हुआ है। एफ से मुराद क्या है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई MLT-2। अब राइट साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है जनाबे वाला MV स्क्वायर अपॉन आर। डायमेंशन निकालिए अब ज़रा। M का डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन कैपिटल M। V से मुराद होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया। अपॉन में R क्या है, R रेडियस है, डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है ना, डायमेंशन L हो जाएगी। देखो क्या बना, M स्क्वायर दोनों पे आएगा तो L स्क्वायर T-2 और अपॉन में क्या आ गया L, एक L से एक L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बनता है ये MLT-2। राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच कर रही है, तो आप बोलोगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो आपस में क्या है, सेम है। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। मतलब इन ऑर्डर टू वेरीफाई वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को कंपेयर करोगे। इफ़ द डायमेंशंस आर सेम तो आप बोलोगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब देखो आगे ज़रा, यहाँ पे ये चेक करनी है, मुझे नहीं पता ये इक्वेशन ठीक है या गलत है, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2। राइट साइड पे देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है MV स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ज़रा, M से मुराद मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल M। V से मुराद वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई LT⁻⁻1 और ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ जाएगा। अपॉन में R से मुराद रेडियस, डिस्टेंस, लेंथ है ना बेसिकली। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई L, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सेट है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। M स्क्वायर दोनों पे उतरेगा, L स्क्वायर T-2 अपॉन में L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। L तो यहाँ बचा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे L पावर 0 लिख सकता हूँ और M पे पावर कोई नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, T⁻⁻2। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ रही है MLT-2, राइट साइड की डायमेंशन आ रही है L पावर 0 और T⁻⁻2। क्या ये डायमेंशन सेम है, नहीं, द डायमेंशन आर नॉट सेम। तो आप बोलोगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट। ये इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं हैगी। ठीक है जनाबे वाला। अब हमारे पास सामने की तरफ हमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, वही काम करना है। हमने ये देखना है कि आया ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। अच्छा, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो या स्पीड हो, ये सब का सब जो है ना, इसकी डायमेंशन एक ही है। और ये डायमेंशन एनालिसिस की एक लिमिटेशन भी है। हालांकि फाइनल वेलोसिटी कुछ और होती है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होती है,
चेंज इन वेलोसिटी से मुराद कुछ और होता है, लेकिन आपके पास जो डायमेंशन है ना वो उसको एक ही डायमेंशन देगा। वेलोसिटी का डायमेंशन lt की पावर -1 है, यही इनिशियल वेलोसिटी का होगा, यही फाइनल का होगा, यही चेंज इन वेलोसिटी का होगा, यही स्पीड का होगा। तो ये एक लिमिटेशन भी याद रखना, लिख लेना बल्कि। तो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, lt की पावर -1। अब राइट हैंड साइड की देख लीजिए जनाब, इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन lt की पावर -1 प्लस a की डायमेंशन lt पावर -2, t की डायमेंशन कैपिटल T, lt पावर -1, t पावर -2 और t पावर +1, बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 + 1 यानी कि -1। अब देखो दोनों डायमेंशन ऐड हो रही हैं एक जैसी, तो डायमेंशन एक ही बार लिखी जाएगी। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कैसी है, आपस में सेम आ रही है, तो आप बोलोगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यही काम यहाँ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ज़रा क्या लिखा है, 2as, सही है। 2 की तो डायमेंशन नहीं होती, a की डायमेंशन lt -2, s की डायमेंशन l, सेट है, l इंटू एल, एल स्क्वायर, ऊपर t पावर -2 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। vf से क्या मुराद है, फाइनल वेलोसिटी, vi से क्या मुराद है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt -1, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस lt -1 ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्या बना l स्क्वायर t -2 माइनस का l स्क्वायर t -2। एक जैसी डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, कितनी भी सब्ट्रैक्ट होंगी एक ही बार लिखा जाएगा, l स्क्वायर t -2। डायमेंशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। चूँकि डायमेंशन सेम आ रही है तो आप बोलोगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह से ये आपकी जिम्मेदारी है, आप करोगे इसे। यहाँ देखो ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, t की डायमेंशन t होती है। राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो क्या है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, 2π√L/g, सही है ना। डायमेंशन निकालनी है, 2π एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, डायमेंशन इज 1, अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट कहीं नहीं गया, L एज इट इज आया, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे, वेट का फॉर्मूला होता है W = mg, यहाँ से g विल बी इक्वल टू वेट अपॉन m। वेट एक फोर्स है, वेट से मुराद वो फोर्स है जो अर्थ किसी भी बॉडी पे लगाता है उसको अपने सेंटर की तरफ बुलाने के लिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt -2। m से क्या मुराद है, मास की डायमेंशन तो m है ना, m से m मर गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ रही है, lt -2। यही डायमेंशन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की भी होती है। तो याद रखना, एक्सेलरेशन का यूनिट भी मीटर/सेकंड² होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट भी मीटर/सेकंड² होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है, lt -2। यह आ गया lt -2, l से l क्या हो गया, कैंसिल, t पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर +2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो क्या बचा यहाँ पे, t, ये भी क्या था t। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो आप बोलोगे द इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन में कोई मसला नहीं हैगा, ठीक है जनाबे वाला। अब हमारे सामने कुछ और इक्वेशन लिखी हुई है जिनको हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी का वही लेफ्ट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी की वही डायमेंशन होती है जो किसकी होती है जनाब, वर्क डन की है, क्योंकि यूनिट सेम है ना, जूल और जूल। और वर्क डन की क्या होती है, ml² t -2 निकालना सीखा था ना, W = F × d से निकाला था, तो ये हो जाएगा mlt -2 × L, तो ml² t -2। अब राइट हैंड साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ mv²। हाफ की तो डायमेंशन नहीं होती, m की डायमेंशन m है, v क्या है, lt -1 ऊपर स्क्वायर आ गया, क्या बनेगा, ml² t -2। आप नोट करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है, मसला हल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स mgh, पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी डायमेंशन तो वही है, ml² t -2, वही जो वर्क डन की है। हर तरह की एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन एक ही जैसी आएगी। राइट हैंड साइड की निकाल लो, m की जगह आया m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन lt -2 h, लेंथ है ना भाई मेरे, तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, l, तो ml² t -2 मैच कर रही है, इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। वेलोसिटी, ये भी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, प्रोग्रेसिव वेव्स की वेलोसिटी की इक्वेशन है।
लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT पावर -1। राइट हैंड साइड पे देखना क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट F इंटू L अपॉन M, सही है। अंडर रूट F क्या है, फोर्स, टेंशन है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, दे ऑल आर फोर्सेस, तो आएगा MLT -2। L से मुराद क्या है, लेंथ, अपॉन में क्या आ गया M से M क्या हो गया, कैंसिल, L इंटू L विल बी L स्क्वायर, L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा L स्क्वायर T पावर -2 और ऊपर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों पे से स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना, इस पर भी स्क्वायर आ रहा है, इस पर भी स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचाइए LT की पावर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन आपस में क्या हो रही है, डायमेंशन आपस में मैच हो रही है। तो हम कहेंगे ये इक्वेशन भी हमारे पास डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ये इक्वेशन अब आप लोग सॉल्व करोगे, ई से मुराद टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हो या आधी एनर्जी हो, इक्वेशन वही होगी, क्या ई से मुराद क्या हो गई, टोटल एनर्जी, और एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन क्या है, M L स्क्वायर T -2। ये कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करोगे, एक जैसी आ रही होंगी, जमा करोगे फिर एक जैसी हो जाएगी, तो ML स्क्वायर T -2 विल बी इक्वल टू ML स्क्वायर T -2। इस तरह से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, एक दो सवाल और हैं। अब जनाब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यार ये हमें एक इक्वेशन गिवन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I से मुराद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा से मुराद एंगुलर वेलोसिटी, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन मालूम करो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। कोई मसला नहीं है, आपको पहले ओमेगा की डायमेंशन देख लो, वैसे हमने निकालना सीखी थी पिछले उसके अंदर, फिर देख लो। ओमेगा बराबर है किसके, V/R के। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की एक बराबर नहीं होगी, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटीज़ अलग होती हैं और लीनियर क्वांटिटीज़ अलग होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो लीनियर एक्सेलरेशन है A, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, दोनों की डायमेंशन LT की पावर -2 होगी। लेकिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, इनका यूनिट एक नहीं होता, ये होता है रेडियन पर सेकेंड, ये होता है मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ की एक बराबर नहीं होगी, ठीक है। V की जगह पे क्या आ गया, LT पावर -1, R क्या, रेडियस, डिस्टेंस, L हो गया, L से L चला गया, ओमेगा की डायमेंशन क्या आ रही है, T पावर -1। आ जाओ जनाब इधर। काइनेटिक एनर्जी की, भाई काइनेटिक एनर्जी चाहे रोटेशनल हो चाहे लीनियर हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, ML स्क्वायर T पावर -2। भाई एनर्जी का तो इक्वेशन फिक्स रहेगा ना, ML स्क्वायर T -2, ठीक है। हाफ इज डायमेंशन लेस, I एज इट इज आया, ओमेगा की डायमेंशन T पावर -1 और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है जनाब वाला। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब ज़रा, ML स्क्वायर T पावर -2, I मल्टीप्लाई बाई T की पावर -2, T की पावर -2 से T की पावर -2 क्या हो गया, कैंसिल। भाई मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, ऊपर नीचे कैंसिल कर देना, ऐसे भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। तो I का डायमेंशन क्या आ रहा है, I का डायमेंशन आ रहा है ML स्क्वायर। I का डायमेंशन क्या आ रहा है, ML स्क्वायर। जब हमने अभी प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था ना, उसके अंदर मैंने आपको यही डायमेंशन निकलवाया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है MR स्क्वायर, उससे निकलवाया था मैंने आपको यही डायमेंशन, पीछे नोट्स में देखना लिखा हुआ होगा। एक और सवाल आया हुआ है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ स्मॉल g अपॉन कैपिटल G। स्मॉल g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डायमेंशन होती है LT पावर -2। कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कहाँ से आएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी डायमेंशन, F इक्वल Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G की डायमेंशन निकालेंगे, F मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर अपॉन M1 मल्टीप्लाई बाई M2, सेट है। F क्या है, F बोले तो फोर्स, MLT -2, R मतलब डिस्टेंस, रेडियस, L हो जाएगा इसकी डायमेंशन और ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया, अपॉन में इसकी डायमेंशन M, इसकी डायमेंशन भी M, तो गोया M स्क्वायर हो गया। एक M से एक M क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब और T की पावर -2। ये डायमेंशन आ रही है कैपिटल G की। अब निकाल लीजिए जनाब, इससे मालूम करना है, ठीक है। स्मॉल g अपॉन कैपिटल G,
स्मॉल जी की डायमेंशन क्या है, एल टी की पावर -2, सही है ना भाई, नज़र आ रहे हैं ना। स्मॉल जी क्या है, एल टी की पावर -2। कैपिटल जी की डायमेंशन ये निकाली हुई, m पावर -1 l क्यूब और t पावर -2, यही है ना भाई, यही है। t पावर -2 से t पावर -2 निकल गया, m ऊपर जाएगा तो m की पावर +1, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 l है, 3l लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक l से एक l चला गया तो डिनोमिनेटर में l स्क्वायर बचेगा, l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 बच जाएगा और t तो पूरा ही ख़त्म हो गया तो t की पावर 0 आ जाएगा। तो g अपॉन कैपिटल G की डायमेंशन ये हो गई, ठीक है। m ऊपर गया तो m की पावर +1, एक l से एक l चला गया तो l स्क्वायर बचा, ऊपर गया तो l पावर -2 और t की पावर 0, ठीक हो गया। अब वो आखिरी एक सवाल है, क्या कि आपने डायमेंशन मालूम करनी है किस किस की जनाबे वाला, आपने डायमेंशन मालूम करनी है ईटा अपॉन रो की। अब ईटा क्या है और रो क्या है भाई साहब, ईटा से मुराद हमारे पास होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और रो से मुराद हमारे पास होती है डेंसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डेंसिटी, पहले तो आप कोशिश करो कि इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे खुद करो, ठीक है, उसके बाद मैं ये करा देता हूँ, ठीक है। खुद अटैम्प्ट कर लो भाई पहले एक बार, फिर मैं करा देता हूँ। देखो ईटा क्या है, यहाँ से आएगा F = 6 पाई ईटा RV, ये सब आपको गिवन होगा, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, सब होगा, ठीक है। ईटा की क्या बन जाएगी, F अपॉन 6 पाई RV, F क्या है फोर्स, MLT -2 अपॉन में 6 पाई कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, R लेंथ है, V क्या है LT पावर -1, सेट हो गया। L से L क्या हो गया, कैंसिल। अब ये ऊपर जाएगा M एज इट इज, ये वाला L ऊपर गया, L की पावर -1, सही हो गया। ये ऊपर जाएगा T पावर -2 तो एज इट इज था, T पावर +1 यहाँ से आ गया, तो ML -1 -2 + 1 कितना होता है -1, सेट है। ये आ गई ईटा की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है, रो की। रो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m, वॉल्यूम मतलब L3, ऊपर जाएगा तो ML की पावर -3, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, ईटा अपॉन रो को डिवाइड कर दिया। ईटा क्या है ML -1 T पावर -1 अपॉन रो क्या है ML की पावर -3, M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल, L पावर ऊपर 3 ऊपर जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3 मल्टीप्लाई बाय L पावर -1 और T की पावर -1, 3 - 1 क्या होता है जनाब, 2, यही होता है ना, 2 हो जाएगा। और m नहीं लिखा हुआ तो m पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि ईटा अपॉन रो की डायमेंशन ये आ रही है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि डिफरेंट डायमेंशंस को आपस में डिवाइड करके बताइए कि क्या डायमेंशन आ रही है, तो ये आ गया, ठीक है। m पावर 0 L स्क्वायर और t की पावर -1 इसका आंसर है हमारे पास। क्लियर है जनाब, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए जनाब, अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी ना डायमेंशनल एनालिसिस की, हमने ये देखा कि यार हम इसके ज़रिए इक्वेशंस की करेक्टनेस बता सकते हैं, ठीक है। अब जो हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना, साथ ही उसकी लिमिटेशन भी आपको पढ़ा दूंगा। देखो ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि वो आपको ये बता रहे हैं कि इक्वेशन ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन अब ज़रा ये मसले को समझो। यहाँ पे अगर आपके पास एक इक्वेशन है T = 2 पाई √L अपॉन G, इक्वेशन है T = 1/2 पाई √L अपॉन G, इक्वेशन है T = साइन एंगल फाई √L अपॉन G। अब देखो आप इस पूरी चीज़ की डायमेंशन निकालें, कैपिटल T आएगी क्योंकि 2 पाई न्यूमेरिक कांस्टेंट है ना, डायमेंशन 1 हो जाएगी। L की डायमेंशन L होगी, G की डायमेंशन LT पावर -2 होगी, L से L मर जाएगा, T पावर -2 ऊपर जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बाय T बचेगा। इसकी भी डायमेंशन निकालें, इसकी डायमेंशन भी T आएगी, इसकी भी डायमेंशन निकालें, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, T आएगी। अब मसला ये है कि ये सारी इक्वेशन टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ये होता है, ये नहीं होते। इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए पता चल रहा है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो मसला क्या समझ में आया कि डायमेंशनल एनालिसिस का टूल आपको सिर्फ ये बता सकता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है।
एक्चुअल में गलत हो सकती है इक्वेशन, हो सकता है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला रॉन्ग हो। ये सारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फॉर्मूला वाइज ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये ठीक है। ये लिमिटेशन है। इसी तरह से ये डायमेंशनल एनालिसिस का टूल फेल हो जाएगा जब एक से ज़ायद टर्म्स आ रही होंगी सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। मतलब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ वी एफ इक्वल वी आई, एक इक्वेशन लिखता हूँ वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू टी, ठीक है। एक इक्वेशन लिखता हूँ वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए इंटू टी प्लस जी इंटू टी। आप इसको डायमेंशनली चेक करो, लेफ्ट साइड राइट साइड की डायमेंशन बराबर आएगी, इसको चेक करो बराबर आएगी क्योंकि ये एल टी माइनस वन है, ये भी एल टी माइनस वन है, ऐड करेंगे तो एल टी माइनस वन एक ही बार लिखा जाएगा। इसको चेक करो, ये भी बराबर आएगी, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन एक ही बार लिखा जाएगा। समझ आ रहा है? पहली लिमिटेशन, द टूल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आपको सिर्फ ये बताएगा कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, एक्चुअल में गलत है या सही है वो हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन तीनों डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एक्चुअल में सिर्फ ये ठीक है, बाकी के सारे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम नहीं बता रहे होते। इसी तरह से ये तीनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन हमें पता है जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक वाली है वो सिर्फ ये है, बाकी ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? एक लिमिटेशन, ठीक है। ये दूसरी लिमिटेशन हो गई कि डायमेंशनल एनालिसिस का टूल उस वक्त फेल हो जाता है अगर मल्टीपल टर्म्स आना शुरू हो जाए जो कि प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड हो रही होती हैं, तो फेल हो जाएगा वो। एक और चीज़, आप वेलोसिटी जो कि बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, इसी तरह स्पीड जो कि बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब हमें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, बहुत तफसील हमें नहीं पता लेकिन इतना पता है अभी तक कि वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए होता है, स्केलर को डायरेक्शन नहीं चाहिए होता। ये भी पता है कि वेक्टर और स्केलर अलग अलग चीज़ें हैं, वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी डायरेक्शन में होती है, स्पीड विदाउट डायरेक्शन होती है। अब आप वेलोसिटी की डायमेंशन निकालोगे वो भी एल टी पावर माइनस वन है, स्पीड की निकालोगे वो भी क्या है, एल टी पावर माइनस वन। यानी कि डायमेंशन के ज़रिए आप नहीं बता सकते कि ये वेलोसिटी है या स्पीड है, ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब ये तीन लिमिटेशंस इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की थी। दूसरी एप्लीकेशन की अपनी लिमिटेशंस है। क्या? ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का टूल है ना, जो आप कहते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ये सिर्फ ये बताएगा द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, एक्चुअल में इक्वेशन ठीक है या नहीं बता सकता। दूसरा, डायमेंशनल एनालिसिस का टूल फेल हो जाएगा अगर मल्टीपल टर्म्स आ रही हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। ये फेल हो जाएगा आपको उस जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक्चुअल हालत बताने में, आया वो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, चेंज है, स्केलर है या वेक्टर है, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है, वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है, वो आप इससे नहीं बता सकते, ठीक है। तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन। अगली वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। सारे ही बोर्ड्स की मैंने एग्जांपल्स भी कवर कर ली, क्वेश्चन भी कवर कर लिए, पास पेपर भी कवर कर लिए और जो ई कैट एम डी कैट के क्वेश्चन आए हुए थे वो भी कवर कर लिए, ठीक है। तो मुझे बताना मज़ा आया तो